अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस महंगाई के दौर में जिस शख्स पर 6 बेटियों का बोझ हो उसकी क्या हालत होगी। और अब तो बेटियों के बोझ से ज्यादा महंगाई ने उनकी कमर झुका दी और हालात की काया इस तरह पलटी कि घर में फाकों की नौबत आ गई। वालिद साहब बहुत परेशान रहने लगे। उनकी समझ में नहीं आता था कि अकेले 10 अफराद खाना का पेट किस तरह पालें। जब फाकों तक नौबत आ गई तो वालिद साहब ने अपने बच्चों को बांट दिया। 2 अपने पास रख लिए, बाकी अपनी बहनों और भाई के घर तकसीम कर दिए कि जब तक हालात ना संभलें ये तो पेट भर कर खाने को न तरसें। वालिद साहब के हालात ना संभल सके। फूफियाँ और हमारे चचा उनको ज़कात की रकम देने लगे। यूं वालिद के हालात में कुछ अरसा तंगी कम हो जाती थी। तब हम भी फिर से अपने घर रहने आ जाते थे। मैं सबसे बड़ी थी। जब वालिद बच्चे बांट रहे थे, बड़ी फूफी ने मुझको मुंतखब कर लिया कि मैं घर का काम काज अच्छी तरह कर सकती थी। फूफो का बेटा असद मेरी इज्जत करता था, मेरा ख्याल रखता और मुझे कोई काम नहीं कहता था। वो कहता कि मनाहिल, तुम पहले ही हमारे घर का बहुत सा काम करती हो, तुम तो हमारे घर में मेहमान आई हो। मेरा जी चाहता है कि कह दूं मेहमान कहाँ हूं। पेट का दोज़ख भरने के वास्ते किसी के घर की चिलम भरनी पड़े तो उसको मेहमान नहीं कहते। मगर मैं असद को कोई जवाब ना देती और खामोश हो जाती। जानती थी कि फूफो को मेरी असद से ज्यादा बातचीत नागवार गुजरेगी, क्योंकि वो सख्त किस्म की औरत थी। असद भाई अपना कारोबार करते थे। वो वालदैन के मोहताज नहीं थे। उनकी कपड़ों की दुकान थी जहां रेडीमेड गारमेंट मिलते थे और हमारे फूफा का अलग कारोबार था। गर्ज ये कि उस घर में बहुत खुशहाली थी। असद भाई की आदत थी कि काम से वापसी पर मेरे लिए कोई ना कोई चीज जरूर लाते थे और सबसे छुपाकर मुझे दे दिया करते। तब मैं बहुत डरती थी। फूफो सख्त मिजाज थीं और मैं नहीं चाहती थी कि उनको मुझसे कोई शिकायत हो। वालिद हालात की सख्ती और जमाने के सितम ना सह सके और इस दुनिया से चले गए। उन दिनों मैं 15 बरस की थी। दोनों भाई जो मुझसे बड़े थे वो अभी कमाने के काबिल ना हुए थे। दूसरी सब बहनें भी एक दूसरे से एक साल छोटी थीं। कई दिन इसके बाद अफसुर्दा और उदासी से गुजर गए। मैंने सिर्फ मिडिल तक पढ़ा था। स्कूल जाना बहुत दुश्वार महसूस होता था। जब रास्तों पर खड़े आवारा मिजाज लड़के तरह तरह की बातें करते तो उधर से गुजरते हुए मैं पसीना पसीना हो जाती। दिन पर लगाकर उड़ने लगे। असद भाई के साले की शादी आ गई। अब हमारे हालात काफ़ी बेहतर हो गए थे। भाई माशाल्लाह कमाने लगे थे, लिहाजा हम सब बहनों ने शादी पर पहनने को अच्छे कपड़े बनवा लिए। वलीमे वाले दिन जब मैंने गुलाबी रंग का जोड़ा पहना, सबने कहा कि मनाहिल, तुम इसमें जापानी गुड़िया लग रही हो। असद भी वहां थे। बोले, सब मनाहिल की तारीफ करोगे या कोई हमारी भी तारीफ करेगा? मैंने कहा, असद भाई आप तो नंबर 1 लग रहे हैं। मेरा इतना कहना था कि हमारी सारी कजनों को सांप सूंघ गया। बात यह थी कि मुझे असद भाई अच्छे लगते थे, क्योंकि बुरे दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया था और हमेशा इज्जत और नरमी से पेश आते थे। कभी हमको गुरूर से धुतकारा और ना हकारत से देखा। जब वलीमा खत्म हुआ और दुल्हन को ले जाने लगे तो असद भाई ने मुझे इशारे से बुलाया। मैं हुजूम से बाहर आ गई और पूछा, भाई क्या बात है? बोले, मेरे साथ जरा मेरे घर तक चलो, दुल्हन के कुछ तोहफे रखे हैं वो उठाकर लाने हैं। उनका घर परली गली में था, लिहाजा मैंने अम्मी से इजाजत ली और उनके साथ चल दी। तभी उनकी मंगेतर शहर बानो ने मुझे देखा और हकारत से मुंह फेर लिया। बाहर कुर्सियों पर बहुत से लड़के बैठे थे। उनमें मेरे दोनों भाई भी थे। उनको देखकर मेरी जान निकल गई। असद तो आगे आगे जा रहे थे। डर से मैं पलटकर वापस दुल्हन के घर घुस गई। जरा देर बाद झांका तो भाई चले गए थे। तब मैं वहां से निकलकर बड़ी फूफो के घर चली गई। वहां असद मेरा इंतजार कर रहे थे। बोले, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दम निकल गया, मगर असद पुरसुकून रहे। फूफो आई थी। उनको किसी ने बता दिया था कि मनाहिल और असद घर गए हैं। मां को देखते ही वो दूसरे कमरे में सामान लेने चले गए और फूफो मुझको अजीब नजरों से देखने लगी। तभी मैंने कहा, असद भाई जल्दी करो, आपने दुल्हन का सामान पहुंचाना है। दुल्हन तो चली जाएगी। ये सुनकर उनकी वालिदा पुरसुकून हो गई। हम सामान लेकर गली में आ गए। असद ने मुझसे कहा, मनाहिल तुम कुछ दिन और रह जाओ,
काफी दिन से तुम हमारे घर रहने नहीं आई। असद भाई, मजबूर ना करो, वरना पुप्पो मुझ पर शक करने लगेंगी। तभी उन्होंने सोने की एक चैन अपनी जेब से निकालकर मेरे गले में डाल दी और बोले, तुम इसको लौटाना नहीं, ये मेरे और तुम्हारे दरमियान एक मुकद्दस बंधन है। मैं नहीं लेना चाहती थी। असद ने कसम दे दी तो खौफ से रख ली कि कहीं चैन की तकरार पर कोई हमारा नोटिस ना ले ले। घर आकर मैंने उस चैन को छुपा दिया। चंद दिन तक सब कुछ भूल कर कामों में लगी रही। एक रोज सुबह सवेरे नाश्ते के बाद मैं पुरसुकून बैठी थी कि असद आ गए। हैरान हुई कि इतने सवेरे आए हैं। कहा कि रशी को लेने आया हूं। दरअसल उनकी छोटी बहन राशिदा, जिसको वो प्यार से रशी बुलाते थे, कुछ दिन के लिए हमारे घर रहने को आई हुई थी। असद को मौका मिल गया मुझसे बात करने का। कहा, मनाहिल, तुमने कुछ अपनी आइंदा जिंदगी बारे सोचा है? किससे शादी करना चाहोगी? जहां अम्मी कहेंगी, मेरा जवाब था। ये कहकर मैंने चैन निकालकर उनको दी कि ये मैं नहीं ले सकती और मेरा आपका जो मुकद्दस बंधन है, आपको भाई कहती हूं, वही ठीक है। तुम आइंदा मुझको भाई मत कहना। क्यों आखिर? मनाहिल देखो, तो मेरा सुकून बर्बाद मत करो। आपकी मंगनी शहरबानों से हो चुकी है। मेरा ख्याल दिल से निकाल दें और शहरबानों से शादी कर लें। वो भी मेरी फूफी की बेटी है और आपकी। बस इसी के बारे सोचें। हम सब खानदानी जाल में उलझे हुए हैं और नहीं निकल सकते। ना ही मैं सारे खानदान से टक्कर ले सकती हूँ। खुदा जाने उसको क्या सूझी, मेरे हाथ से सोने की चेन लेकर दोबारा मेरे गले में डाल दी। कहा कि वो बचपन में मेरी मंगेतर थी, अब नहीं है। अब तुम मेरी मंगेतर हो। मैं अपनी माँ से खुद बात कर लूंगा, तुम्हें सिर्फ मेरा साथ देना होगा। डर से मैं रोने लगी। खैर, उसने मुझे मना लिया। अम्मी उस वक्त छोटी बहन को स्कूल छोड़ने गई हुई थी, भाई काम पर और रशी सो रही थी। तभी असद को मुझे इतना कुछ कहने का मौका मिल गया। मैंने सोचा भी ना था कि कभी असद मुझसे शादी का कहेगा। मोहब्बत फिर शादी, ऐसी बातों के सोचने की गुंजाइश मेरी जिंदगी में नहीं थी। अब मेरा सुकून तहोबाला हो गया। असद ने मुझे किस राह पर लगा दिया था। पहली बार एहसास हुआ कि मैं किस हाल में उलझ रही हूं। सारा दिन भूख न लगती थी। मेरी हालत अजीब होने लगी। रात को भी चैन की नींद न सो पाती। असद सामने आता तो मेरा रंग उड़ जाता। खौफजदा होकर उसका मुंह तकने लगती। तब वो कहता, मनाहिल, तुम इतनी मासूम हो कि तुमको तो मोहब्बत करने वालों से भी डर लगता है। एक दिन असद आया। अम्मी से कहा कि घर के थोड़े से काम निपटाने हैं। माँ ने मनाहिल को लेने को मुझे भेजा है। अम्मा ने मुझको उसके साथ भेज दिया। पुप्पो ने मुझे नीचा दिखाने के लिए बुलाया था और मुझसे एक नौकरानी की तरह खूब काम ले रही थी। मगर असद की हमदर्दी और तसल्ली मेरे साथ थी। वो कहता, डर कर मत रहा करो, देख लेना एक दिन मैं तुमको अपने घर में इज्जत का मकाम दिलाकर रहूंगा और तुम ही इस घर की मालिक होगी। मैं तो अपने मरहूम अब्बू की खातिर सब दुख सह रही थी। पुप्पो ने उस वक्त मुझे अपने घर में रखा था जब पेट की आग बुझाने को गुर्बत से मजबूर होकर अब्बू ने अपने बच्चे बहन भाइयों के घर तकसीम किए थे और मैं बड़ी फुफ्फो के हिस्से में आ गई थी। आज फुफ्फो मुझसे पूछ रही थी कि तुमने शादी में गुलाबी कीमती जोड़ा क्यों सिलवाया था? तुम्हारे पास इतने रुपए कहां से आ गए? लगता है हराम की कमाई मुंह को लग गई है तुम लोगों के। ये सुनते ही आंखों से आंसू रवां हो गए। मैं खामोशी से काम कर रही थी। इतने में असद की बहन जहां आरा आ गई। कहने लगी, मत रो बाजी, अम्मी की तो यूं ही बोलने की आदत है। वो भी अपने भाई की तरह मेरी हमदर्द थी। मैंने कहा, जहां आरा, तुम जानती हो ना कि मेरे भाई अब कमाने लगे हैं और वो हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। उनकी कमाई हराम की नहीं है। वो तो इतनी मेहनत से कमाते हैं कि वक्त से पहले बूढ़े हो गए हैं। मैं जानती हूं मनाहिल। वो बोली, आप दिल मैला ना करें। मगर मुझसे रोना जब्त ना हो रहा था। शाम को असद दुकान से आया तो मेरी आंखें सुर्ख हो रही थी। समझ गया कि कोई बात हुई है। कहने लगा, लगता है आज इतना रोई हो कि तुम्हारे आंसू ही खत्म हो गए हैं। तभी जहां आरा ने भाई को बता दिया कि आज अम्मी ने मनाहिल से ऐसी बात कही है। वो माँ से कुछ कहने जाने लगा तो मैंने रोक लिया। कसम दी कि फूफो से कुछ मत कहना, वरना वो उम्र भर मुझे इस घर में बर्दाश्त ना कर सकेंगी। असद ने अपने छोटे भाई फाहद से कहा कि मनाहिल ने जोड़ा खरीदना है, कल तुम उसको मेरी दुकान पर ले आना। ये और जगह से क्यों खरीदे, हमारी दुकान से क्यों ना खरीदे? दरअसल उनकी वालिदा ने मुझे जोड़े का ताना दिया था तो वो अपनी दुकान से जोड़ा तोहफे में देकर मेरी दिलजोई करना चाहते थे।
तभी जहां आरा बोली, बाजी आप फहद के साथ कल भाई की दुकान पर चली जाना, मैंने अम्मी से कह दिया है कि मनाहिल जोड़ा खरीदने को घर से पैसे लाई है। जहां आरा के इसरार पर मैं फहद के साथ उनकी दुकान पर गई, रश था। असद ने कहा, फहद तुम गाहकों को देखो, मैंने मनाहिल के लिए जोड़ा पिछली दुकान में रख दिया है। वो इस बात को ना समझ सका और गाहकों को माल दिखाने लगा। असद मुझको दूसरी छोटी दुकान में ले आया जो उनकी बड़ी दुकान के पीछे थी। वो मुझको गिफ्ट दिखाने लगा और अचानक मेरा हाथ अपनी आंखों से लगा लिया। उसी वक्त फहद दुकान में आ गया। मैं घबरा गई और अपना हाथ खींच लिया। वो दुकान से बाहर चला गया। मैं रुहासी हो गई। असद ने तसल्ली दी कि फहद अम्मी जान से कुछ ना कहेगा, अगर कह भी दिया ये हमारे हक में अच्छा होगा। मैं चाहता हूं कि अम्मी को इस बात का पता चल जाए तो मैं उनको तुमसे शादी के लिए कहूं। असद मुझे घर लाया तो तीनों फूफियां इकट्ठी थीं और फहद भी मौजूद था। सबको साथ देखकर मेरी जान निकल गई। वो आपस में मेरे बारे में बातें कर रही थी। असद ने मुझको दिलासा दिया, घबराना मत। मैंने सलाम किया। उन्होंने जवाब क्या देना था, सब की सब मुझ पर बरस पड़ी। ऐसी बातें सुनाई कि मेरा खड़ा रहना मुश्किल हो गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि हम बहन भाई उनकी ज़कात पर पलकर जवान हुए थे, लिहाजा जुबान नहीं खोल सकते थे। असद खामोश न रह सका। उसने माँ और खालाओं को खामोश हो जाने को कह दिया। तब शहरबानों की अम्मी यानी मेरी मंजली फूफी कहने लगी, असद तेरे ये करतूत थे तो मेरी बेटी से मंगनी क्यों की थी? असद ने कहा, तब मैं नासमझ था, अब वो मेरी तरफ से आज़ाद है क्योंकि मेरा इसका मिजाज नहीं मिलता, लिहाजा ये शादी कामयाब नहीं रहेगी। तो क्या तुम शादी मनाहिल से करोगे? हाँ, असद ने जवाब दिया। फर्ज करो मनाहिल से ना होगी तो फिर क्या करोगे? मौत को गले लगा लूंगा, असद ने मां को जवाब दिया। मंजली फूफी कहने लगी, आज तक तो किसी को मरते नहीं देखा, खाला वक्त आने पर देखा जाएगा। ये कहकर वो बाहर चला गया। तभी फहद से उसकी मां ने कहा, बेटा तू ही इस बदबख्त को घर छोड़ा और हाँ, एक एक बात इसके भाइयों और मां को बताकर आना। मैं बैठी रो रही थी। ये सुनकर मैंने फुप्पो की मिन्नतें की कि भाइयों और अम्मी को कुछ ना बताओ वरना वो मुझको जीने ना देंगे, मगर वो तो बहुत ही गजबनाक हो रही थी। इतने में असद लौट आया। कहने लगा, इसका क्या कसूर है अम्मी? इसने तो मुझे नहीं सिखाया कि शहरबानों से शादी ना करूं। सब लोग घर में थे जब फहद ने मेरा बैग उठाया। असद तेजी से आगे बढ़ा और मेरा बैग उठाकर कहा कि चलो मैं तुमको छोड़ आता हूं, तुम्हारी हिफाजत मेरा फर्ज है। उसी वक्त उसने जेब से सोने की अंगूठी निकाली और मेरी उंगली में डाल दी। मैं अपने हवासों में न थी। उसने अपने छोटे भाई फहद को भी साथ ले लिया और जब हम घर तक पहुंचे वो दरवाजे पर ठहर कर बोला, मनाहिल तुम घबराना नहीं, बल्कि घर जाकर बता दो कि मैंने तुमसे मंगनी कर ली है। अगर उनको यकीन ना आए तो अंगूठी दिखा देना। मैंने फहद की मिन्नत की, प्लीज तुम मेरे घर वालों को कोई बात ना कहना। असद तो जज्बाती इंसान है, तुमको मालूम है कि मेरे साथ क्या होगा। मगर उसने कहा, मैं तो सब कहूंगा। तुमने क्या सोचकर अंगूठी ले ली है? तुम्हारी औकात क्या है? तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कौन सी जायदाद है जिसके लिए असद भाई तुम्हारी खातिर सबसे टक्कर ले रहे हैं? शहरबानो साहिबे जायदाद है, तुम्हारी तरह ज़कात पर नहीं पली है। हम घर के अंदर गए। थोड़ी देर में ही मेरे दोनों भाई बाहर से आ गए। फहद ने उनसे ऐसी बातें कहीं कि मेरे होश गुम हो गए। बड़े भाई तैश में आ गए, मुझे खूब मारा। फहद बैठा देख रहा था। मैंने बहुत जब्त किया। हैरान थी कि कौन सा जुर्म मुझसे सरजद हुआ है कि जिसकी ये सजा मिल रही है। उसके बाद भाइयों ने मेरा गला घोंटना चाहा। तब फहद उठकर दरमियान में आ गया। कहने लगा, मेरी अम्मी ने कहा था सो मैंने आप लोगों को मामले से आगाह कर दिया। अब मुझे जाने दे, मेरे सामने अपनी बहन की जान ना ले, वरना सब कहेंगे कि फहद ने मनाहिल को मरवा दिया है। वो तो चला गया। भाइयों ने इतना मारा कि मेरे चेहरे पर दाग पड़ गए। मेरा बुरा हाल हो गया। रो रो कर चारपाई से लग गई। मुझसे उठा ना जाता था। गला दबाने से नील पड़ गए थे और बुखार भी खूब चढ़ गया। फहद ने असद को जाकर बताया। वो फहद को बुरा भला कहने लगा। इस तरह तू मैं में दोनों भाइयों में हाथापाई हो गई। जहां आरा ने बीच में पड़कर दोनों भाइयों को छुड़ाया और वो असद की और मेरी तरफदारी करने लगी। बोली, शहरबानों को बाप की दौलत का नखरा है, उसके मिजाज देखे हैं। इस घर में आ गई तो आप सबको वो तिगनी का नाच नचा देगी।
असद भैया जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मनाहिल अच्छी लड़की है और उसके घर में आ जाने से हम सब की भलाई है। अब फुफ्फो घबराई कि बेटी भी मनाहिल की तरफदार हो गई है। उन्होंने मेरे दोनों भाइयों को घर बुलवा लिया। भाई उधर पहुंचे तो असद हमारे घर आ पहुंचा। उसने मेरी हालत देखी। मैं इस कदर मजरूब थी कि हिलजुल न सकती थी। वो रो दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने झटक दिया और मुंह फेर लिया। मेरा ये हाल उसकी वजह से हुआ था। वो कहने लगा, मनाहिल ऐसा सुलूक मत करो, मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा, अभी तो मैं मरने लगी हूं, तुम क्यों आए हो? मेरा पीछा छोड़ दो। तीनों फूफियां और फहद खुश थे। वो जान गए थे मैंने असद को ठुकरा दिया है। अब मां असद की जल्द अज जल्द शादी करने वाली थी। शादी की तैयारियां होने लगीं। उसने मां से कहा कि मैं हरगिज शहरबानों से शादी ना करूंगा, नहीं तो कुछ खा लूंगा, तुम मेरा सेहरा ना देख सकोगी। वो बोली, तो खा लो, सेहरे की फिक्र ना करो। असद ने वाकई कुछ खा लिया और अस्पताल पहुंच गया। फहद ही उसे अस्पताल ले गया। घर वालों को इत्तला दी, शादी खत्म हो गई। फहद ने ही हमको भी इत्तला दी। ये खबर सुनकर मैं होश खो बैठी। अब तो बस एक ही राह थी कि चचा के पास फरियाद लेकर जाऊं। मैंने छोटी बहन से चचा के घर चलने को मिन्नत समाजत की। वो राजी हो गई। मैंने उनसे मिन्नत की, रो रो कर इल्तजा की और उनको मना लिया। वो हमारे साथ आ गए और फूफो के पास भी गए। चचा के बेटे मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि वाह, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। मैंने खामोशी से उनके तानों को भी बर्दाश्त किया। चूंकि साथ चचा आए थे इसलिए अम्मी कुछ न बोली, वरना वो मेरी जान खा जाती। भाई अभी फूफो के घर से नहीं लौटे थे। वहां जाने कैसा झगड़ा चल रहा था। खानदानी फैसला ये हुआ कि असद को जायदाद से आग कर देना चाहिए। सारी फूफियों की यही सलाह थी ताकि उसका दिमाग ठिकाने आए और मुझको भी सजा मिले। मैं क्या करती? मैंने तो उसे नहीं कहा था कि वो ऐसा करे। मैं तो उसको यही कहा करती थी कि तुम शहरबानों से ही शादी करो। मैं अम्मी और चचा के साथ अस्पताल गई। असद बिस्तर पर दराज था। वो बहुत कमजोर लग रहा था, ड्रिप लगी हुई थी। मुझे देखा तो कहा, मनाहिल मैं तुमको ऐसी बात बताऊंगा कि जिसको सुनकर तुम भी मुझसे किनारा कर लोगी। मुझको जायदाद से आग कर दिया गया है। अब मैं खाली हाथ 2 कौड़ी का नहीं। मेरे पास एक दुकान के सिवा कुछ नहीं है। ये दुकान जो मैंने खुद अपनी कमाई से खरीदी है। मैंने कहा, बस यही बात है? बोला, हाँ। क्या तुमको हैरानी नहीं हुई कि शहरबानों से शादी ना की तो मुझे जायदाद में से कुछ नहीं मिलेगा? मैं कहना चाहती थी कि मुझे जायदाद और दौलत की परवाह नहीं। अम्मी और चचा साथ थे सो कुछ ना कह सकी। इतना कहा, कोई बात नहीं असद, गम ना करो, अल्लाह ताला दौलत फिर से दे देगा। असद का चेहरा जो जर्द हो रहा था वो दमकने लगा। बोला, मनाहिल मेरा यकीन है कि तुम शहरबानों जैसी नहीं हो। उन्होंने तो मेरे आँख हो जाने का सुनकर मंगनी की अंगूठी भी वापस भिजवा दी है। मेरे ठीक होने का भी इंतजार नहीं किया। अम्मी और चचा भी सुन रहे थे। चचा ने कहा, फिक्र ना करो, तुम्हारे पास अपनी एक दुकान तो है ना, फिर क्या गम। मर्द अपनी मेहनत से दोबारा जायदाद बना लिया करते हैं। दिल छोटा ना करो। इस पर असद गोया हुआ, मामू मैं ठीक होकर आपके पास रहूंगा। क्यों नहीं, मैं खुद तुमको अस्पताल से घर ले जाऊंगा। चचा उसको अस्पताल से अपने घर ले गए। फिर वो वहीं दुल्हा बना। बड़ी मुश्किलों से वो दिन आया। शादी वाले दिन चचा असद की मां को मनाकर लाए। वो घड़ी भर को आई और निकाह के बाद चली गई। सबने कहा, चलो उनका इतना आना गनीमत जानो, बाद में मान जाएंगी। असद ने मेरा घूंघट उठाकर कहा था, मनाहिल अब तक तो तुमने सह लिया, मगर अब कोई जुल्म तुम पर ना होने दूंगा। असद की मोहब्बत कितनी मजबूत थी। उसने मेरी खातिर जायदाद, घर बार सब कुछ छोड़ दिया था। मुझको उस पर नाज था। मेरा दिल उस दिन खुशी से मामूर था। फिर हमने अपना घर बना लिया, छोटा सा खूबसूरत। मैंने भी दिल से असद को चाहा। लाख ऊपर से मना करती रही, मगर आखिर दम तक उसका साथ ना छोड़ा। चचा शफीक और मेहरबान हुए। वो साथ ना देते तो हम कभी एक ना हो सकते थे। खानदान में कोई एक फर्द जरूर ऐसा होता है जो साथ देता है। सो चचा के हमरा हो जाने से अल्लाह ने खुशियां इनाम कर दी। आज मैं खुद को दुनिया की खुशनसीब औरत समझती हूँ जिसको इतना वफादार, मोहब्बत करने वाला जीवन साथी मिला है। आज असद के पास इतनी दौलत है कि उसके पूरे खानदान के पास भी नहीं होगी।
और रही बात शहर बानो की, तो उसकी शादी कज़न से हुई जो एक फैक्ट्री में मुलाजिम है, और शहर बानो घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, तब उनका घर चलता है। शहर बानो के हालात बताने का ये मकसद हरगिज नहीं कि मुझे खुशी हो, लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि कभी गुरूर नहीं करना चाहिए। अल्लाह सबको असद जैसा प्यार करने वाला बना दे और सभी माँ बाप को हिम्मत दे और हिदायत दे कि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखते हुए अच्छा फैसला करें। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।